रहे थे तो दो तो हमने पढ़ लिया था, पी से तो फिजिकल एजेंट्स थे और सी से केमिकल्स थे। फिर आई थ्री से ये अलग अलग पार्ट बनेंगे। पहला है इन्फेक्टिव एजेंट्स। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगाई, पैरासाइट या टॉक्सिन्स चले जाएं, तो हम जानते हैं वो क्या काम करते हैं, सेल इंजरी या टिश्यू इंजरी करेंगे जिससे इन्फ्लामेशन होएगा। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टिव एजेंट्स यदि बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे को इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, वायरस से जो टॉक्सिन्स रिलीज हो सकते हैं होते हैं वो हो सकते हैं, फंगाई, पैरासाइट्स या ट्रोपोसोजोइड्स, है ना, ये आपके हो सकते हैं। पैरासाइट्स में जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो मलेरियल पैरासाइट का, है ना, जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जब आपको ये एक पैरासाइट का एग्जांपल है, वो जब हमें बाइट करता है तो उसकी वजह से हमारे को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। बैक्टीरिया का एक एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारे को टीबी हो सकती है। इसी तरह से वायरस में तो अभी आपका कोविड चल ही रहा है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है वायरस का। फंगाई में जैसे आपका फंगस अगर कोई आपका हो जाता है तो वहां पे पर्टिकुलरली आपका फंगल फॉर्मेशन बॉडी के अंदर आपका होगा। तो आई से इन्फेक्टिव एजेंट्स ये इन्फ्लामेशन के कारण करेंगे। देन इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, अभी जैसे आप लोग वैक्सीन लगवा रहे हो, है ना, तो वैक्सीन में क्या होते हैं, जनरली एंटीबॉडीज बनते हैं, हमारा एंटीजन जब हम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट है। जब उसका एक्सपोजर जब आप करोगे बॉडी को तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। तो सेल मीडिएटेड और टिश्यू मीडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी दो तरह की होती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से भी हमारे को इन्फ्लामेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट आई से क्या बनेगा बेटा, इनर्ट मटेरियल। जैसे कोई फॉरेन बॉडीज आपकी बॉडी के अंदर चली गई है, जैसे कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि फॉरेन बॉडी में जैसे कांच जो है, कांच का टुकड़ा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया है, वो जहां से जा रहा है वहां डैमेज करेगा टिश्यू को और वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये पांच आपके मेन काजेज रहेंगे इन्फ्लामेशन के, इन्फेक्टिव एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, इनर्ट मटेरियल, फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल एजेंट्स। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे कि इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो एक तो जैसे रेडनेस, पेन, हीटिंग, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शंस, ये इन्फ्लामेशन के मेन साइन आपके सिम्टम्स आएंगे। अब हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो हमें इन्फ्लामेशन जब होता है तो इन्फ्लामेशन में तीन स्टेज मेनली आएंगी। आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग, वो कौन कौन सी होंगी? तो ये तीन प्रोसेस में होएगा बेटा। पहला प्रोसेस होएगा वैसोडायलेशन। इसको हम बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारी कोई सेल है, मैं नीचे बना रहा हूं डायग्राम में, ये उसका न्यूक्लियस है बेटा। और ये हर सेल के पास हम जानते हैं कि ब्लड वेसल आती है ताकि उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। ठीक है बेटा, तो जब भी इस सेल के अंदर इंजरी होएगी, है ना, और इन्फ्लामेशन होएगा, तो यदि किसी सेल के अंदर जैसे इन्फ्लामेशन हो रहा है, मैं राइट में लिख रहा हूं कि ये सेल जो है वो इन्फ्लामेशन वाली कंडीशंस में जा रही है, तो जब इस सेल में इन्फ्लामेशन होएगा तो ये एक तरह से सबसे पहला प्रोसेस क्या होएगा, यहाँ जब भी इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसके नियर बाई साइड पे जो ब्लड वेसल आ रही है, जो इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, इस ब्लड वेसल में क्या होगा, वैसोडायलेशन होएगा। और वैसोडायलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? वेसल्स का जो इंटरनल डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। तो ये मानिए कि ये वेसल जो पहले इतना डायमीटर था, जब इन्फ्लामेशन इस सेल में होएगा तो इस ब्लड वेसल की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, ये डायलेट हो जाएगी। ये देखो, है ना, उसका इंटरनल डायमीटर इंक्रीज हो गया। तो ये जो डायमीटर इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सर्टेन जो ये जो सेल है जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस में गई है,
हमने कहा था जब भी किसी सेल में इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ आपके केमिकल्स वहां रिलीज होते हैं। कल आपने देखा भी था कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स, है ना, ये कुछ केमिकल्स थे, ये रिलीज होते हैं। तो देखो, जब कोई सेल इन्फ्लामेशन में होएगी तो उसमें सर्टेन केमिकल्स उस सेल के अंदर से रिलीज होंगे। ये केमिकल्स जिनको हम मीडिएटर्स बोल रहे थे, ये कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हिस्टामिन, काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। ये सारे मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज होकर के इससे रिलीज होंगे, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, और इस ब्लड वेसल्स के ऊपर जाकर के एक्ट करेंगे। तो जब ये मीडिएटर्स यहाँ से रिलीज होते हैं, तो चाहे वो प्रोस्टाग्लैंडिन हो या हिस्टामिन हो, जब भी देखो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के मीडिएटर्स रिलीज होंगे, वो इस ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगे। तो इस तरह के मीडिएटर्स इन्फ्लामेशन के कारण में आपका क्या काम कर रहे हैं? ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा है? वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज जो डैमेज सेल है वो सर्टेन केमिकल्स उस ब्लड वेसल में रिलीज करेगी। वो सर्टेन केमिकल्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जिनको हम हिस्टामिन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स के नाम से जानेंगे। ये उस ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे। ये प्रोसेस समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब देखो, ये प्रोसेस हो गया। अब हम जानते हैं ब्लड वेसल में से क्या फ्लो होता है बेटा? हमारा ब्लड में क्या क्या होता है? एक तो प्लाज्मा पोर्शन होता है और ब्लड की सेल्स होती है। तो अब हमने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारी ब्लड जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसमें ब्लड वेसल की सेल्स है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं, तो सबसे पहले जो डब्ल्यूबीसी है, जहां पे भी इन्फ्लामेशन हुआ है, क्योंकि अब देखो इस ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ गया है बेटा, तो यदि इसका डायामीटर बढ़ गया है तो यहां से ब्लड ज्यादा फ्लो होगा या कम फ्लो होगा इस पार्ट में? ज्यादा होगा। तो ज्यादा क्वांटिटी में इस पार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा आएंगी। और डब्ल्यूबीसी एक तरह से हमारे क्या है? ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कभी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन या कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उस साइट पे जाके वो अटैक करती है। तो इस डब्ल्यूबीसी में से स्पेशली न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल, स्पेशली जो अपन बात करें न्यूट्रोफिल, उनकी खासियत क्या होती है? वो इस ब्लड वेसल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस सेल की नियर बाई साइड पे आ जाए। तो यहाँ से डब्ल्यूबीसी जो है वो रिलीज होकर के यहाँ पे आएंगी, उसमें स्पेशली न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स आएंगी। तो इस अप्रोच में क्या हो रहा है? ये इसलिए जा रही है ताकि यहाँ पे अगर कोई जैसे बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, अभी हमने कहा था बैक्टीरिया एक रिस्पॉन्सिबल वो है, या कोई पैथोजेंस या टॉक्सिन्स या वायरस है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए डब्ल्यूबीसी जाएंगे ताकि वो इनको इंगल्फ कर सके। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल से माइग्रेट करके बाहर आ रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस अप्रोच। तो ये देखो, ब्लड वेसल से आपके क्या होंगे? ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल या फैगोसाइट्स जो होते हैं वो माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट कर करके ये उस पार्ट में आएंगे और उनको फैगोसाइटोसिस करेंगे। मतलब जहाँ पे मान लो टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया है तो उनको इंगल्फ कर लेंगे। मिशन तो उसी की वजह से हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? देयर इज ए फैगोसाइटोसिस, माइग्रेशन एंड मार्जिनेशन। ये तीन प्रोसेस एक्टिवेशंस इसके बाद में होंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? सर ये एक बार वापस यस बताओ। सर। मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको। देखो बेटा, ये हमारी ब्लड वेसल्स थी जिसका डायामीटर बहुत स्मॉल है, मैं अब येलो से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी कोई सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये उसका न्यूक्लियस है। हम कह रहे हैं कि इस सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल्स जो हैं आपके बने, उसमें इसमें इस सेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया। तो इन्फ्लामेशन जब भी इस सेल के अंदर होगा, यहाँ सर्टेन केमिकल्स रिलीज होंगे।
ये केमिकल्स क्या क्या हैं? हिस्टामीन, काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स है, जो मैंने ऊपर येलो से इसको कर दिया। और ये केमिकल्स क्या काम करेंगे? इस ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज होंगे। जैसे ही इसमें ये रिलीज होंगे, ये ब्लड वेसल का डायामीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो डायामीटर बढ़ जाएगा, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ सके। तो पहला प्रोसेस हो रहा है वैसोडाइलेशन। ये पार्ट समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब जैसे ही वैसोडाइलेशन होएगा तो हम जानते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ये आपकी आर्टरी या जो आपकी जो भी वेन है ये डायलेट हो गई है, तो इसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई आएगी। और जब ज्यादा ब्लड सप्लाई आएगी तो इसके अंदर ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वो भी ज्यादा सप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो आपके WBC है उसमें स्पेशली न्यूट्रोफिल्स, उनकी खासियत क्या होती है? वो न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट कर करके ब्लड वेसल से बाहर की साइड पे आ जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है कीमोटैक्सिस अप्रोच, है ना? कि हमारे न्यूट्रोफिल की एक खासियत होती है कि वो साइट ऑफ इंजरी पे या साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे मूव करके ब्लड वेसल से बाहर आकर के एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट पे जमा होने लग जाते हैं, या उस सेल के आसपास जमा होने लग जाएंगे। उस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस अप्रोच बोलेंगे। तो इस तरह से जो WBC है वो बाहर मूव आउट करके बाहर की साइड पे आएंगे। इसीलिए देखो वहां पे एडिमा और स्वेलिंग हो रही है। पहले तो सर्टेन केमिकल्स रिलीज हुए यहाँ पे, जिनको हम मीडिएटर्स बोल रहे थे, और दूसरे फिर आपके WBC यहाँ पे आ गए। तो क्या हो गया? इस सेल के आसपास जो है वो लिक्विड या केमिकल्स जमा हो गए, इसलिए तो स्वेलिंग हो रही है। तो ये WBC जो आए हैं वो क्या काम करते हैं? हम जानते हैं WBC फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। वो क्या काम करेंगे? यहाँ पे मान लो कोई बैक्टीरिया या पैथोजेंस है जिसकी वजह से इस सेल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको ये इंगल्फ कर लेंगे, उसको खा जाएंगे, है ना? तो उस इंगल्फिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देयर इज ए फैगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले माइग्रेशन हो रहे हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स जो हैं WBC के, वो माइग्रेट होकर के ब्लड वेसल से बाहर जा रहे हैं, और वहां जाकर के वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये प्रोसेस आपका ब्लड वेसल की लाइनिंग से बाहर हो रहा है, ब्लड वेसल से बाहर होकर के ये प्रोसेस आपका होएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होएगा डायपेडेसिस, जिसको इमिग्रेशन भी बोलते हैं। तो जो फैगोसाइट्स मोलिक्यूल हैं वो कहाँ जमा हो गए हैं बेटा? वो सेल मेम्ब्रेन और इसके जो ब्लड वेसल है उसके बीच में, जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट बोलते हैं, वहां पे ये जमा हो जाए, है ना? फैगोसाइटोसिस करने से पहले उस पार्ट में ये जमा हो जाए। ये समझ में आ गया बेटा? अब यस सर। तो इस तरह से हमारा सेकंड प्रोसेस होएगा। तो ये देखो आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है? मान लो ये जैसे कि आपकी कोई पर्टिकुलर स्किन का पार्ट दिखाया गया है ना? ये स्किन की अलग अलग लेयर्स दिखा रखी है, एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबकटेनियस टिश्यूज। हम जानते हैं इनके अंदर नर्व सप्लाई और ब्लड वेसल्स होती है, ये जैसे ब्लड सप्लाई आपकी आ रही है। तो जैसे ही कोई इस सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर कोई एक तरह से मैकेनिकल स्टिमुलाई आई जिससे इन्फ्लामेशन होए, तो ये मैकेनिकल स्टिमुलाई क्या हो सकती है? जैसे आपको नाइफ या चाकू से चोट लग गई, या कोई बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर कर गया, तो क्या होगा इस सेल में बेटा? इन्फ्लामेशन होगा। सही है? यस सर। यस सर। तो इस सेल के अंदर इन्फ्लामेशन होएगा, क्योंकि ये टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है। तो डैमेज होते ही ये क्या काम करेगा? हमने कहा था कल ही, बहुत तरह के मीडिएटर्स जो है वो ये रिलीज करेगा। तो इन मीडिएटर्स को हम केमिकल मीडिएटर्स बोल रहे थे। ये मीडिएटर्स जैसे ही सेल के अंदर आपकी इंजरी होती है, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे वो सर्टेन केमिकल्स की वजह से हो, ये मीडिएटर्स यहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मीडिएटर्स अलग अलग टाइप के थे, कल आपको बताया भी था। एराकिडोनिक एसिड, है ना, फोस्फोलिपिड से बन रहे थे। फोस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से एराकिडोनिक एसिड बना, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन बने थे, प्रोस्टासाइक्लिन बना था, ल्यूकोट्राइन्स बना था, है ना? तो इस तरह के केमिकल मीडिएटर्स जो हैं
वो इस इंजर्ड टिश्यू में हिस्टामिन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स ये जो है वो उस पार्ट में रिलीज हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखा रखा है, देखो ये ब्लू कलर से डॉट 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 आपको दिखा रखा है, ये मीडिएटर्स जो हैं वो उस इंजर्ड साइट पे रिलीज हो गए। आ गया बेटा समझ में? यस सर। अब जैसे ही, क्योंकि देखो मान लो ये इंजरी अगर ब्लड वेसल तक चली गई है तो ब्लड वेसल से क्या होता है, जैसे आपको चाकू लग गया था या कोई नाइफ लग गया है तो क्या होता है, वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आपका वहां पे ब्लड क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा ताकि वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो ये दिखा रखा है कि ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो गई। ठीक है, अब क्या होएगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो आपके रिलीज हो गए, और साथ में हमने कहा था कि जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो वहां क्या होता है, प्लेटलेट्स जाके जमा हो जाती हैं। तो एक तरह से ये लिक्विड जो है वो इस पार्ट में, इंजर्ड पार्ट में जमा हो गया, जो येलो से दिखा रखा है आपका, वो एब्सेस फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे। ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। तो जैसे ही किसी साइट पे इंजरी होएगी क्या होएगा बेटा, वहां से सर्टेन केमिकल्स रिलीज होंगे। उन केमिकल्स को हम इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बोलते हैं। उनके नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन, काइनिन्स ये सब हो सकते हैं। फिर उस पार्ट पे ब्लड क्लोटिंग होएगी, प्लेटलेट्स इकट्ठा होंगी और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए वहां पे एडिमा और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ये पहली स्टेप हमारी हो गई। आ गया बेटा समझ में यहां तक? यस सर। अब दूसरे स्टेप में हम क्या कह रहे थे कि ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ जो ब्लड वेसल आ रही है, जैसे मैं मान लो रेड कलर से इसको शो करूं, तो यहाँ जो ब्लड वेसल्स आ रही है उसका डायामीटर पहले कम था। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा था, अब वो ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये केमिकल्स जब इसमें रिलीज होंगे तो वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे ताकि उसका डायामीटर बढ़ जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या हो रहा है, वेसोडाइलेशन। जो ब्लड वेसल्स है सेकंड स्टेप में वो डायलेट हो जाएगी। और क्या होएगा, हमने कहा था अभी कि ब्लड वेसल से सर्टेन कंपाउंड्स जो हैं वो रिलीज होकर के इससे यहाँ इस साइट ऑफ इंजरी पे आ जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा था, एक तरह से ब्लड के जो कंपोनेंट है वो जो एंडोथेलियम लेयर है उसको क्रॉस करके बाहर आ रहे हैं, इसलिए ब्लड की परमेबिलिटी, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ रही है। सो इट इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। ये हमारे सेकंड पार्ट में होएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? यस सर। तो अब मैंने आपको कहा था कि स्पेशली हमारे ब्लड के अंदर अलग अलग कंपाउंड होते हैं। इसमें से जो माइग्रेट करते हैं वो आपके क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के देखो, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, है ना, ये वाले पार्ट होते हैं। तो ये सारे पार्ट क्या काम करते हैं, ये माइग्रेट होकर के इस एंडोथेलियल लेयर से बाहर की साइड में आ गए हैं। ये आपको दिखा रखा है। तो ये क्रॉस करके बाहर की साइड में आ जाएंगे, है ना। तो पहला प्रोसेस इनका माइग्रेशन होएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ फेगोसाइट्स। जो फेगोसाइट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एंडोथेलियल से माइग्रेट कर करके बाहर की साइड में आएंगे। और फिर क्या काम करेंगे, यहाँ जो केमिकल्स या इस तरह के टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया हैं इस पार्ट में, उनको इंगल्फ करेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में वहां से एंडोथेलियल से मूव करके ये फेगोसाइट्स करेंगे, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करेंगे उस बैक्टीरिया को। तो ये देखो बेटा न्यूट्रोफिल दिखा रखा है, ये न्यूट्रोफिल बाहर आ गया ब्लड वेसल से, और उसके आसपास बैक्टीरिया है, ये इन बैक्टीरिया को इंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर जो मैक्रोफेजेज है वो भी इन बैक्टीरिया को इंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे, इनको खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी की वजह से, ठीक है, हो रहा है। आ गया बेटा समझ में? यस सर। तो अब इससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस या वायरस यहाँ पे था एक तरह से वो खत्म हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब लास्ट प्रोसेस में जो टिश्यू जहाँ पे डैमेज हुआ है वहां पे क्या होएगा,
देखो थोड़े दिनों बाद जैसे आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है, वहां पे उस पार्ट में जहां से ब्लीडिंग हुई है धीरे धीरे वहां पे एक स्कैब बन जाता है, कुरंट बन जाता है। तो धीरे धीरे फिर वो वापस से रीजनरेट होंगे टिश्यू की वो लेयर्स, और रीजनरेट होकर के स्कैब बना लेंगे। इस तरह से जो इंजरी हुई है हमारी यहाँ पे वो ठीक हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारा टिश्यू रिपेयर का होगा। आ गया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। तो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन में हम क्या देख रहे हैं, पहली आपको स्टेज वाइज ये स्टेजेज लिखनी पड़ेंगी। पहली स्टेज में टिश्यू डैमेज हुआ, बहुत तरह के केमिकल मीडिएटर्स जिसमें हिस्टामिन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हुए। फिर वहां ब्लड क्लोट फॉर्मेशन हुआ और एब्सेस हो गया। ये मीडिएटर्स वहां पे स्वेलिंग एडिमा कर देंगे और वहां जाकर के ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी एंटर करेंगे, जिससे नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस एक्टिवेट होएगा जिसको हम वेसोडाइलेशन बोलेंगे। तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और जब ये मीडिएटर्स वहां रिलीज होंगे तो हम जानते हैं कि ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से आपका ब्लड उस पार्ट में ज्यादा आएगा जिससे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी। तो तीसरे प्रोसेस में जो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस शो करती हैं, वो इसकी एंडोथेलियल लेयर को क्रॉस करके बाहर आएंगी ब्लड वेसल से, और उस साइट पे जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस है उसको इंगल्फ करेंगी, उनको किल करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इंजरी है वो रिपेयर होने लगेगी और लास्ट में स्कार फॉर्मेशंस और टिश्यू रीजनरेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो इस तरह से तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ था, फैगोसाइटोसिस हुआ था। तो हमने कहा था ये अप्रोच क्या कहलाती है, कीमोटैक्सिस, जिसमें न्यूट्रोफिल साइट ऑफ इन्फेक्शन पे ब्लड से मूव करके अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। तो इस तरह से जो फैगोसाइट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फैगोसाइट्स डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब्स को, उसको किल कर देता है। एंड लास्ट स्टेप में हमारी टिश्यू रिपेयरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो डेड सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं, जिससे स्कार फॉर्मेशन होता है, और डैमेज सेल्स जो है वो रिप्लेस हो जाती हैं नई सेल्स से। इस तरह से हमारा जो इन्फ्लेमेशन या इंजरी हुई है वो ठीक हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज में हमारा कंप्लीट हो। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब देखिए ये तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं, क्लासिकल और कम्प्लीमेंट्री ट्रिगर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए। तो अब देखो चेंजेस क्या क्या होंगे। अभी हमने कहा कि जब किसी साइट पे इन्फ्लेमेशन होता है तो उस साइट पे क्या क्या चेंजेस होंगे इंजर्ड साइट पे। तो अभी हमने कहा कि इन्फ्लेमेशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन 2 तरह का होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में क्या होगा, तो एक तो वेस्कुलर चेंजेज हो रहे हैं। वेस्कुलर चेंजेज मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेज हो रहे थे। अभी हमने कहा था कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हुआ था, एक तो वेसोडाइलेशन हुआ था, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो गई थी, यहाँ पे जैसे मैं आपको बना रहा हूँ जहाँ पे सेल इंजरी हुई है, और उसके अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स है वहाँ फ्लो जो है वो बढ़ गया था, ब्लड फ्लो, और सर्टेन जैसे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स जो है वो लीक आउट होकर के बाहर आ रहे थे डब्ल्यूबीसी के ये पार्ट। तो ये चेंजेज हो रहा है पहले स्टेज में। तो वेस्कुलर चेंजेज में क्या हो रहा है, एक तो ब्लड फ्लो बढ़ रहा है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द वेसोडाइलेशन, और दूसरा जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल परमेबिलिटी है वो बढ़ रही है, लीक हो रही है वो। तभी उसमें से न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेज ये सेल्स मूव आउट कर करके बाहर आ रही है। तो पहली स्टेज में तो हमारे वेस्कुलर चेंजेज में ये 2 प्रोसेस होंगे, एक वेसोडाइलेशन होकर के ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी इनहेंस होगी। दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था, जो ब्लड कंस्टिट्यूएंट है उनका एक्सुडेशन होएगा। एक्सुडेशन का मतलब इस पार्ट से वो मूव कर करके उस सेल पे, जैसे यहाँ नियर बाई साइड पे सेल थी तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे वहां पे एक तो फ्लूइड जमा हो गया है, क्योंकि एक तो बहुत तरह के मीडिएटर्स रिलीज हो गए,
और ये जो WBC के आपके डिफेंस मैकेनिज्म वाले कंस्टिट्यूएंट थे जैसे मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स, वो आपके जमा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में फ्लूइड एक्सुडेशन और सेलुलर एक्सुडेशन आपका होगा। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस इन अदर टिश्यूज, जो नियर बाई टिश्यूज हैं जो डैमेज हो गए हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे थे और नए टिश्यूज में चेंजेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, वेस्कुलर चेंजेस। तो वो हम बार बार कह ही रहे हैं कि जहाँ पे भी साइट ऑफ इंजरी होएगी वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उस माइक्रोवेस्कुलर के अंदर, उस आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरी के अंदर चेंजेज होंगे, वहाँ पे वैसो डायलेशन होएगा, वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी और ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे जो क्या काम करेंगे, स्पेशली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स है वो लीक आउट होकर के बाहर आएंगे। हमने कहा था परमेबिलिटी बढ़ेगी जिससे न्यूट्रोफिल्स है ना और आपके डिफरेंट मोनोफेजेज, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज जो है वो लीक आउट होकर के बाहर आएंगे। तो ये आपके चेंजेज हो रहे हैं। तो इनको हम ऑर्डर वाइज अगर डिसाइड करें कि पहले क्या होएगा पहले क्या होएगा, तो जैसे ही आपको इंजरी होती है बेटा, जिस साइड पे माइल्ड इंजरी होएगी है ना या सीवियर इंजरी होएगी, मान लो किसी भी टाइप की इंजरी हो रही है, सबसे पहले वहां की जो नियर बाई साइड पे ब्लड वेसल्स आ रही है, चाहे वो आर्टीरियोल्स हो या कैपिलरीज हो, वहां वैसो कंस्ट्रिक्शन हो। ये क्यों हो रहा है बेटा पहले स्टेज में वैसो कंस्ट्रिक्शन? कौन बताएगा? सुरेश तुम बताओ बेटा। मैं कह रहा हूं, समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां पे आपको साइट ऑफ इंजरी हो रही है उस साइट ऑफ इंजरी पे पहला जैसे इंजरी हुई सबसे पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो आप कहोगे कि अभी तो सर आप कह रहे थे वैसो डायलेशन हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है। ब्लड लॉस ना हो इसलिए सर। वेरी गुड बेटा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आपको चोट लगी, मान लो कोई रप्चर हो गया वहां पे, तो अगर वो ब्लड वेसल आपकी डायलेट ही रहेगी या उसी पोजीशन में रहेगी तो वहां से ब्लड लॉस ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए सबसे पहले वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी। तो जैसे ही माइल्ड इंजरी या सीवियर इंजरी जो कि कुछ समय के लिए हो सकती है ना, उसमें उस नियर बाई साइट की जो आर्टीरियोल्स है या कैपिलरीज है उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। ये पहला प्रोसेस होएगा। फिर दूसरे प्रोसेस में हम क्या कह रहे थे, वैसो डायलेशन होएगा। वैसो डायलेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि जो इंजर्ड सेल है, ये जैसे कोई सेल है, उससे डिफरेंट मीडिएटर्स रिलीज हुए, उन मीडिएटर्स ने रिलीज होकर के क्या काम किया, उस नियर बाई साइट की ब्लड वेसल्स में वैसो डायलेशन डेवलप कर दिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस में उस कैपिलरी साइट में वैसो डायलेशन हो जाएगा ताकि वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई आए, क्योंकि ब्लीडिंग तो अभी स्टॉप हो गई है और वो केमिकल्स आपके न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज वो उस साइट पे आए ताकि उनको इंगल्फ कर सके या किल कर सके। तो सेकंड स्टेज में हमारा वैसो डायलेशन हो। ठीक है, सो वैसो डायलेशन जैसे ही होएगा वो क्या काम करेगा, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, आपको जो सिम्टम्स आपके आ रहे हैं इन्फ्लामेशन के, जैसे रेडनेस और हीट, ये हमें फील होएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सुडेस है, एक तरह से जो वेस्कुलर ब्लड परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी ताकि वो कंपाउंड्स बाहर लीक आउट होकर के आए। तो ये प्रोसेस या चेंजेज आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर और नियर बाई साइड पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहां पे हमारे को दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, वेस्कुलर लीकेज। ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और मैक्रोफेज लीक होकर के बाहर आएंगे क्योंकि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई है, ताकि वहां पे जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको वो इंगल्फ कर सके, उन पैथोजेंस या बैक्टीरिया को वो खा सके। सो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर इस तरह के चेंजेज हमारे को होंगे। तो एक तरह से जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लेयर है ना, इसके अंदर बीच बीच में गैप होते हैं, तो उन गैप को ये इंक्रीज करेगी जब भी कोई इंजरी होगी, ताकि ये जो कीमोटैक्सिस प्रोसेस है या ये आपके जो
सर्टेन मीडिएटर्स वहां पे एक तो एंटर कर पाए, और ब्लड से आपके आरबी जो डब्ल्यूबीसी के जो डिफेंस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वाले न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज है वो लीक आउट होकर के बाहर आए। उस प्रोसेस के एक्टिवेशन के लिए एंडोथेलियल के गैप जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि वो कीमोटैक्सिस अप्रोच से बाहर आ सके। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल गैप दिखाया गया है कि कैसे एक एंडोथेलियल गैप आपका होता है। तो ये जैसे आपको दिखा रखा है एक साइटोस्केलेटन ब्लड वेसल्स का, कि जैसे ही किसी ब्लड वेसल में डायलेशन होता है, बेटा ये देखो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था तो ब्लड की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही ये ज्यादा होगी उसकी वजह से ये एंडोथेलियल गैप जो है वो गैप आपका एक तरह से यहाँ पे बीच बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे ये कंपाउंड लीक आउट होकर के बाहर आ सके। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल गैप इन वेन्यूल्स कैसे हो रहा है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर लीकेज। तो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा था, अभी हमने कहा था कि हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स या इस तरह के सब्सटेंस पी या न्यूरोपेप्टाइड्स या इस तरह के केमिकल मीडिएटर्स वहां पे रिलीज होकर के ब्लड में चले जाएंगे। वो जैसे ही जाएंगे वहां पे आपका क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन करेंगे। तो ये जो रैपिड एक्सपोजर हुआ है मीडिएटर्स का ब्लड वेसल में, इसके रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि इनका एक्शन जो होता है वो 15 से 30 मिनट तक आपका होता है, तो 15 से 30 मिनट पे जो शॉर्ट लाइव आपका इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स की वजह से ये आपका एक तरह से वैसोडाइलेशन करेगा। इसकी वजह से वेन्यूल्स का डायमीटर ये देखो कितना, 20 से 60 माइक्रोमीटर इन डायमीटर जो है वो आपका जो था अनअफेक्टेड था वो इंक्रीज हो गया, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये गैप के अंदर जैसे ही डायरेक्ट इंजरी हुई उससे ये आपका क्या हुआ, गैप बढ़ गया, और उस गैप की वजह से एक तरह से एंडोथेलियल परमेबिलिटी बढ़ गई है, और ये केमिकल्स आपके जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं वो लीक आउट होकर के बाहर आ गए। तो डायरेक्ट इंजरी जिसकी वजह से ये हो रहा है, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी से क्या हो रहा है, डायरेक्ट डैमेज टू एंडोथेलियम। कई बार क्या होता है, एंडोथेलियम ही हमारी डैमेज हो जाती है, तभी तो ब्लीडिंग होती है ना। तो वो भी क्या काम कर सकती है, सीधे इन सब्सटेंस को लीक आउट कर करके बाहर की साइड में आपका डेवलप करेगी। तो वो लीक आउट बंद करने के लिए फिर हम जानते ही हैं हमारी क्लोटिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होगा, ताकि यहाँ से ब्लड लॉस जो है वो रुक जाए। तो उस प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। तो इस तरह से जो इंजरी वाली साइट है वहां से ब्लड लॉस जो है वो उस डायरेक्ट ब्लड वेसल से प्रिवेंट हो जाए। फिर तीसरा जो रिस्पॉन्स होता है, देखो हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे बेटा। पहला पार्ट तो है क्या, एंडोथेलियल गैप कैसे बढ़े ब्लड वेसल के अंदर। दूसरा पार्ट था जिसमें डायरेक्ट इंजरी हुई, उसमें इमीडिएट सस्टेन्ड रिएक्शंस क्या हुआ कि ये ब्लड के कंपाउंड्स जो हैं वो डायरेक्टली वहां से रिलीज हो गए, और उसके बाद उसमें क्लोट फॉर्मेशन हो गया। और तीसरा पार्ट जो होएगा वो क्या होएगा, डिलेड और प्रोलॉन्ग्ड लीकेज, ये धीरे धीरे होएगा। तो ब्लड वेसल्स डायलेट होकर के वहां से धीरे धीरे लीकेज अब वहां से स्टार्ट होएगा। तो रिलेटिव कॉमन टाइप ऑफ इंक्रीज परमेबिलिटी जो 2 से 12 घंटे तक आपकी रहेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी इंजरी जब होती है वो अगले 24 घंटे बाद वो स्कार बन जाता है, 24 या 48 घंटे बाद। तो ये रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं वो डिलेड यानी कुछ समय बाद आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये रिस्पॉन्स 2 से 12 घंटे के इंजरी के बाद में, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज इन्वॉल्व होंगी। तो एक तो क्या होगा, वहां माइल्ड से मॉडरेट, ये इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, वो हमने कारण देखे ही थे अभी, या तो रेडिएशन की वजह से, या यूवी रेडिएशन की वजह से, सनबर्न से, या बैक्टीरिया से, या पैथोजन से, या कोई फिजिकल इंजरी की वजह से। तो जैसे इनकी वजह से इंजरी हो रही थी, हमने कहा था क्या हो रहा था, हमारा ब्लड वेसल्स डायलेट होकर के जो एंडोथेलियल है उसका डिलेड रिस्पॉन्स डेवलप होएगा। वो क्या काम करेंगे, वो सर्टेन उसको डायलेट कर करके उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जिससे एंडोथेलियल लीकेज वहां पे बढ़ जाए। ठीक है, और फिर हमारे जो ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी या मोनोसाइट्स हैं वो उस इंजरी के या उस साइट के ऊपर आएंगे और उसको इंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे। तो साइट ऑफ इंजरी पे देखो न्यूट्रोफिल्स ये आपका दिखा रखा है किस तरह से बाहर आ रहा है, और वहां पे ये लेट स्टेज में या लेट रिस्पॉन्स में वहां पे उस साइट ऑफ इंजरी पे आकर के उसको इंगल्फ या किल कर दे। ठीक है, और उसके बाद देखिए वहां पे वो पर्टिकुलर जो इंजरी हुई है वो ठीक हो गई है, ये देखिए इस तरह से वापस से ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया।
सो इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस अक्रॉस द एंडोथेलियल साइटोप्लाज्म। अब अगर कोई आपका WBC या इस तरह का पार्ट है तो आपका वो वापस से मूव करके इस पार्ट में चला जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लॉस आपको हो रहा था है ना, या स्वेलिंग और एडिमा हो रही थी, वो एडिमा और स्वेलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। और लास्ट, लीकेज फ्रॉम न्यू ब्लड वेसल्स, है ना, ये अगर आपका डायरेक्ट इंजरी होती है तो उस केस में ये एंजियोजेनेसिस प्रोसेस भी कुछ ब्लड वेसल्स में हो जाता है। तो ये क्या होता है बेटा, मतलब कई बार क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स कई छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में या नई ब्लड वेसल्स जनरेट हो जाती है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। जैसे अगर आपके पेशेंट को डायबिटीज है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी आई के अंदर एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, तो माइक्रोवेस्कुलर हमारी एक तरह से कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स का इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन के एक तरह से डिसएडवांटेज हैं कि उस साइट ऑफ इंजरी पे इस तरह के छोटे छोटे आपकी कैपिलरीज या इस तरह की नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन उस पार्ट पे हो जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमने देखा कि आज किस तरह से इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसमें कौन कौन सी स्टेजेज आ रही थी, किस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट आपका डेवलप हो रहा था, वो हमने इस